ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। जैसे A प्लस बी मिलके C प्लस डी, अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ भी नहीं हुआ इसमें, क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट थे वही प्रोडक्ट बन रहे हैं और प्रोडक्ट वापस टूट के रिएक्टेंट भी तो बन रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली वो रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। पर फिर भी अपन इनिशियली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्हें कहेंगे, जो लेफ्ट वाले रिएक्टेंट और राइट वाले प्रोडक्ट, ठीक है। ये निशान क्या बताता है? जब इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अभी इक्विलिब्रियम में एक रिएक्शन हो रही है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट and rate of backward reaction is directly proportional to active masses of reactant। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। ये ठीक है, रेट आप तो डीपी लिखना, नहीं तो उसको और कुछ समझ लोगे, जब पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट। एक्टिव मासेस मतलब वो मास जो रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो मास रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट। एक्टिव मास के लिए हम जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो ये वाला। कैसा सिंबल यूज कर रहे हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अभी मैं और बताऊंगा। एक्टिव मासेस के लिए हम कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। क्या ब्रैकेट यूज करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। एक्टिव मास मतलब वो मास है जो रिएक्शन में क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। जो मास पड़ा है उसकी अपन बात नहीं करते, जो रिएक्शन में क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट करता है, उसी मास को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मास, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ROF का जो बनेगा इक्वेशन, इससे क्या बनेगा? ROF विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B। ये मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ROF क्या बोल रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। रुक जाओ, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट है और यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट है। चेंज कर लो, ठीक है। तो रिएक्टिव रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब A रिएक्टेंट है और B रिएक्टेंट है, C प्रोडक्ट है और D प्रोडक्ट है। दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, ठीक है, पर अपन ने दो लिए हैं, किसी में एक भी हो सकता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसी बनेगी, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? एक्टिव मासेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड एक्टिव मासेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B के एक्टिव मासेस के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होगी, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड एक्टिव मासेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। सपोज दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाती है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, अब पहले इस पहली इक्वेशन को थोड़ा और सुधारो कि जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? इज इक्वल टू आता है और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, तो इसको KF बोलेंगे। क्या बोलेंगे? KF, ठीक है। यहाँ पर एक कांस्टेंट है KF, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KF। नहीं, ये इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। एक फॉरवर्ड डायरेक्शन का कांस्टेंट होता है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन का, ठीक है। दिस इज द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली इसकी रिएक्शन क्या होगी? अगर मैं इससे ब्रेक करूं तो ROB विल बी इज इक्वल टू KB A और B बनेगा, ठीक है। सॉरी, COD। बैकवर्ड में क्या है? C और D, ठीक है। अब आपको पता है कि ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे।
इन दोनों को इक्वेट करने पे क्या मिलेगा, के एफ ए बी इज इक्वल टू के बी ए बी, ऐसा आ जाएगा। क्लियर, सॉरी सी डी, के बी सी और डी, ठीक है। के एफ अपॉन के बी क्या होगा यहां से, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू एक्टिव मासेस। अब ये समझ गए, एक्टिव मासेस में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लिखने पड़ते हैं, सी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और डी का कितना है, मतलब ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन, ये समझाने के लिए ब्रैकेट लगाया, अदरवाइज ये दो कॉन्सेंट्रेशन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए और ये बी। यहाँ पर के एफ अपॉन के बी को बोलते हैं के ई, के एफ अपॉन के बी को बोलते हैं के ई विच इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के ई को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, के ई इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के ई इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ अपॉन के बी, दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है, चलो अब मेरे पास अगर रिएक्शन में थोड़ी सी चेंज करता हूँ, आप उसका के एफ और के बी कितना बनेगा वो बनाना। अब देखो फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूले में क्या आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर रहेगी, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब एक तरफ आपको पूरे पूरे रिएक्टेंट लिखने हैं और एक तरफ आपको पूरे पूरे प्रोडक्ट लिखने हैं, ठीक है। चलो अब मैं इस रिएक्शन को ऐसा कर दूं, ए प्लस ए और यहाँ पर डी, ऐसा ऐड कर दिया। अब आपसे बोला मैंने इसकी इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी, ठीक है, मन से ही एक नया प्रश्न बना दिया, तो क्या हो गया, अब क्या करोगे आप, फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी तो था ही, यहाँ पर एक और ए ऐड कर दें क्या, यहाँ पर एक और ए कर दें ऐड, अब मैं मिटा नहीं रहा, यहाँ पर एक और ऐड कर दें ए, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डी ऐड हुआ है तो मैं क्या कर दूँ, एक्स्ट्रा डी और ऐड कर दिया, समझ गए। अब ए इंटू ए मिल के क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा, डी इंटू डी मिल के डी स्क्वायर। समझ गए, नहीं समझे, अच्छा a प्लस ए मिलके 2a भी तो हो सकता है, मतलब ये रिएक्शन ऐसी भी तो दे सकता था, 2a प्लस बी सी प्लस 2d, वो समझाने के लिए मैंने ऐसा लिया, ठीक है। a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, और d प्लस डी कितना हो जाएगा 2d। भाई मतलब किसी भी चीज़ को दो अलग अलग मिलाओ या फिर एक साथ दो बार लिख दो, है तो वो एक ही, आ रही बात समझ में। तो इसका डायरेक्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, डायरेक्ट, ये जो बाहर लगते हैं ना, ये तो ये बैलेंसिंग टर्म है मोल्स के लिए, आप इसको क्या कर सकते हो, इनकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर चढ़ा सकते हो, मतलब डायरेक्टली यू कैन राइट सी की पावर 1, क्योंकि इसके आगे क्या लगा है 1, प्लस सॉरी इंटू डी टू द पावर 2, क्योंकि इसके आगे कितना है 2, डिवाइडेड बाय ए टू द पावर कितना 2 और बी की पावर 1। तो ये हर एक रिएक्शन का अपना अपना अलग अलग होगा। तो दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन, तो ये दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई। आगे अपन पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो टाइप का होता है, एक के पी और एक के सी, ठीक है। चलो अभी ये क्लियर हो गया। सो यू कैन राइट नाउ दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन की, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, एंड rate of forward reaction will be directly proportional to active masses of reactant as well as rate of backward reaction will be directly proportional to active masses of their products, ठीक है। Now we'll equate this equation because at equilibrium rate of forward reaction equal to rate of backward reaction. On equating you will get these two terms, kb will divide by this kb, this will go at divide and you will get this kf upon kb को हमने एक नई चीज बता दी, इसको क्या बोल दिया,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको और आगे हम पढ़ेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो होते हैं, एक तो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और एक केसी, ठीक है, हाँ, केसी और केपी, ये दो अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, आप किसी का भी इक्वेशन का लिख सकते हो, क्या आपने नोट कर लिया ये सब? अच्छा, इसका इक्वेशन क्या बनेगा? 3a + 4b gives 5c + 2d। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? अच्छा, अब ये a को 3 बार नहीं लिखना है, a। अब आपको क्या मिलेगी? एक साथ ही 3 बार मिलेगा, ठीक है। तो इसका k का वैल्यू कितना हो जाएगा? c की पावर 5, d की पावर 2 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 3 और b टू द पावर 4। समझ गए? यहाँ पे आपको वैल्यू देंगे, वो पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू देंगे। अब a और b की जगह आपको a और b तो नहीं मिलेगा और c और d नहीं मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेंगे? केमिकल्स, ठीक है। तो केमिकल में नाम लिख के देंगे, जैसे केमिकल दिया N2 + 3s2 में क्या बनेगा? NH3, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? अच्छा, बैलेंस चाहिए अपने को, 2NH3, तो क्या बनेगी? यहाँ पर 1 है तो क्या लिखोगे? इधर N2 लिखोगे, N2 की पावर 1 लिखो या मत लिखो, एक ही बात है। H2 की पावर 3, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? नहीं सर, पहले तो प्रोडक्ट आएगा ना। पहले प्रोडक्ट आएगा, तो ये चीज़ क्या है? गलत है। मतलब NH3 की पावर क्या आएगा? NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 और H2 की पावर कितना? 3, ठीक है। पता नहीं इसको ऐसी ठंड लगी है जब से ठंड शुरू हुई है कि ये चलना ही बंद हो गया। अब कितने शाही डाल चुका हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें भी और वेरिएशन आएंगे। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ke, दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ke। हर एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। तो जैसे मैं एक ही वो प्रोडक्ट दिया है तो वो एक ही आएगा। एक ही आएगा, प्रोडक्ट जितने उतने 10 है तो 10, आगे और भी आपका आ जाएगा। देर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर वाला नहीं, वो Kp और Kc अलग होता है एक्चुअली, उसको प्रेशर। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लिखा? देर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ke होता है, इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट। एक होता है Kp और दूसरा होता है क्या? Kc। ये नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर दिया होता है तो हम क्या यूज करते हैं? Kp। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को मोलारिटी बोलते थे, मोलारिटी। अगर मोलारिटी के टर्म्स में बात की जाएगी, ठीक है, तो क्या चीज यूज की जाएगी? प्रेशर वाला, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना, तो उल्टा कर दिया, इसको कैसे इधर कर लो। ये कॉन्सेंट्रेशन है ना। C मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। C मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और Kc कब यूज करेंगे हम? Kp में ये प्रेशर से रिलेट किया हुआ है एक्चुअली। ये टर्म हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? जब गैस की बात होती है। किसकी बात होती है? गैस की बात होती है। और जब Kc यूज किया जाता है जब गैस हो या फिर क्या हो? लिक्विड हो, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि PV = क्या होता है? nRT, ठीक है ना। अब P = क्या हो जाएगा? N/V/RT। इसको मान लो क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन C, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कुछ कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है, N/V। मतलब जब गैस की बात होगी तो कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर पे भी डिपेंड होगा। कॉन्सेंट्रेशन विल डिपेंड ऑन
प्रेशर, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर, ठीक है। अच्छा, अब जब गैस होगी तो गैस में हम क्या यूज करते हैं, गैस में जो प्रेशर यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, पार्शियल। याद है पार्शियल प्रेशर क्यों यूज करते रहे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसने क्या कहा था कि अगर एक कंटेनर में 3 4 5 गैस रखी हुई है तो जो प्रेशर लगेगा वो सबके द्वारा लगने वाले प्रेशर के जोड़ के बराबर होगा, पर उस समय जो प्रेशर होगा उसे हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। जैसे ऐसा लिखते हैं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर एक गैस आपके कंटेनर में नाइट्रोजन भी रखी हुई है और ऑक्सीजन रखी हुई है तो ये दोनों गैस प्रेशर लगाएगी। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड ऑन प्रेशर, ठीक है। मतलब अगर प्रेशर से टर्म्स को रिलेट किया है, मतलब आपको केपी रिलेट करना है, प्रेशर वाली चीज से रिलेट करना है, जो कि किसके लिए बनेगा, जो कि किसके लिए बनेगा, लिक्विड और सॉलिड के लिए प्रेशर का काम नहीं होगा। मतलब केपी इट एप्लीकेबल फॉर गैसेस एंड केसी विल बी एप्लीकेबल फॉर गैस एंड लिक्विड, देयर इज नो टर्म्स फॉर सॉलिड, ठीक है। सॉलिड पे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम काम नहीं करता है, सॉलिड वाली चीज टूट के वापस नहीं कन्वर्ट होती है। ये तो लिक्विड और गैस होगा जो कि क्या है, कन्वर्ट अपने आप में हो रहा है। तो ये आपको क्लियर हुआ क्या बात की हमने। मतलब आपको अब जो डिटेल में बात करनी है वो किसकी करनी है, एक केपी की बात करनी है और एक केसी की बात करनी है। मैं देख लूँ और कुछ मैंने छोड़ तो नहीं दिया है। ठीक है, केपी और केसी। पार्शियल प्रेशर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। अच्छा, के का फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हो, के इज इक्वल टू क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा भी लिख सकते हो ना। और पावर में क्या लिख दो, एम और एन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। कुछ भी पावर होगी ना जो अपन ने लगाई अभी, बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग आपकी जो मोलर नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो, ठीक है। हटा दे इसको। मतलब पार्शियल प्रेशर जब भी, मतलब गैसेस के लिए कौन सी टर्म यूज करेंगे भाई, केपी, मतलब केवल गैसेस होगा। अब एक पहले इसको इक्वेशन से समझेंगे, आपको इक्वेशन से समझ में आ जाएगा, क्लियर है। अब जैसे एक इक्वेशन है आपकी क्या, CaCO3 और CaOCO2, CaCO3 CaO और CO2 ऐसा दिया है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल ये इसका लिखो, राइट एक्सप्रेशन एंड यूनिट फॉर केपी एंड केसी। क्वेश्चन है राइट एक्सप्रेशन एंड यूनिट फॉर केपी एंड केसी। CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2 गैस, ये गैस है, और CaO जो है दिस इज सॉलिड, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। और CaCO3 क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड होगा, ठीक है। इसके लिए आपको एक केसी की इक्वेशन लिखनी है और किसकी इक्वेशन लिखनी है, केपी की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी तो अब कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर पाएंगे हम। तो केसी किसके लिए था, गैस और लिक्विड के लिए था। सॉलिड के लिए आपके कॉन्सेंट्रेशन, सॉलिड का एक्टिव मास आप लिख लो, सॉलिड का जो एक्टिव मास रहेगा उसकी वैल्यू कितना लेना है, 1। सॉलिड का एक्टिव मास कितना लेना है, 1, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है इस बार, एक्सप्रेशन भी निकालना और क्या निकालना है, यूनिट भी निकालना है, ठीक है। अच्छा, N/V की यूनिट क्या होती है, N की यूनिट होती है मोल और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर। तो मोल पर लीटर हो गई N/V, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। और केपी की बात करेंगे हम, तब इसकी यूनिट किस में दी जाएगी, P मतलब प्रेशर
और प्रेशर मतलब यूनिट क्या बनी, एटीएम या पास्कल बार, पर स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है प्रेशर की, एटीएम। अभी पढ़ के आए हम लोग, ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशन केसी की लिखनी है। केसी में क्या लेते हैं हम, केवल गैस या लिक्विड। तो यहाँ पर क्या लेंगे, CO2 लेंगे पहले, प्रोडक्ट में क्या है CO2, गैस चलती है, ठीक है, गैस चलेगी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हम CaO लिखेंगे, पर बाद में उसकी वैल्यू कितनी कर देंगे, 1, तो इससे अच्छा लिखो ही मत, ठीक है। सिमिलरली डिवाइड में भी क्या लिखोगे, CaCO3, और वो सॉलिड है यहाँ दिया हुआ है, तो क्या लिखना पड़ेगा 1। तो अल्टीमेटली ये क्या बना, केवल CO2, और CO2 पे कुछ पावर वगैरह तो चढ़ी नहीं है, तो इसकी यूनिट सीधे क्या हो गई, मोल पर लीटर। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर पावर वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ 2 पावर चढ़ जाती तो यहाँ भी क्या लिख देता मैं 2, 3 हो जाती तो 3, ठीक है। डिफरेंस लेते हैं अपन अभी, मोल पर होता ना, दोनों पे मोल पर लीटर है ना, देखेंगे अपन अभी अगला। अभी ये केपी का वैल्यू देख लें। केपी में जब वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखोगे। किस टर्म में लिखोगे, पार्शियल प्रेशर, मतलब केपी विल बी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, एकमात्र गैस है, इसका 1, इसका भी 1, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखते आ जाएगा केपी कैसी कैसे लिखेंगे, और इसकी पावर में कुछ भी नहीं है तो क्या लगाएंगे अपन सीधे 1। क्लियर हो गया। प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेशर की यूनिट क्या है, ATM, तो ATM की पावर कितना, 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अच्छा, इसमें थोड़े बहुत रूल आएंगे जो कि अपन देखेंगे, 1-2 चीज़ें कॉन्सेंट्रेशन टर्म का। तो आज के लिए इतना रखते हैं, इसी को, इसके एग्जाम्पल को इसी से चालू करेंगे आगे से।